जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स के शुरुआत से एकदम डिटेल में सारी चैप्टर्स, इस चैप्टर से पहले के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं और उनके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर के बाद में देख सकते हैं। आज इस चैप्टर से, इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर से ये लास्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें मैं रूलिंग अभी बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे कंप्यूटेशन किया जाता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 6 पॉइंट होते हैं और 6 पॉइंट से रिलेटेड मैं 6 अलग अलग वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 5 वीडियो इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैं ग्रेच्युटी, पेंशन, लिव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट को बता चुका हूँ। आज छठे नंबर पर, मतलब लास्ट वीडियो में देने वाला हूँ आपको, जिसमें प्रोविडेंट फंड की बात करने वाला हूँ। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है और कैसे इस पर टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, रिटायरमेंट में, आइए इस पर बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भैया इनकम फ्रॉम सैलरी में रिटायरमेंट के साथ आज बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड। इसका सेक्शन है 10, 11, 12। जब बात प्रोविडेंट फंड की जाती है तो इसके लिए मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी में भी एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें प्रोविडेंट फंड के संदर्भ में मैंने सब कुछ डिटेल में आपको बताया था। थोड़ा सा यहाँ का नियम अलग है, इस वजह से इसको अलग से थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि भैया जैसे ही कोई एम्प्लॉयमेंट में आता है तो उसका एम्प्लॉयर उसके वेतन में से कुछ कटौती करता है और खुद कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, तो दोनों का पैसा एक अकाउंट में जमा किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है या उसका सेवा से सेपरेशन किया जाता है, पृथकीकरण किया जाता है, तब उस प्रोविडेंट फंड में जमा धनराशि ब्याज सहित उस एम्प्लॉय को उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि ये निश्चित और बड़ी राशि बन चुकी होती है तब तक, जो धीरे धीरे छोटी छोटी किस्तों के साथ में वो कंट्रीब्यूशन किया गया था वो। तो कैसा कैसा होता है ये प्रोविडेंट फंड, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो वैसे तो ये 4 तरीके के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 तरीके की बात करने वाला हूँ। बहुत डिटेल में आपको जानना है तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाइए, वहाँ प्रोविडेंट फंड मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं बात करूँगा स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसका सेक्शन होता है 10, 11। नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसका सेक्शन है 10, 12। और नंबर 3 पर बात करेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसका सेक्शन नहीं है। तो इन 3 प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट व लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज को मिलता है, अर्थात ऐसे सीधे कह लें सरकारी कर्मचारियों को ये मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। और जब इसका पैसा रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को मिलेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करी जाती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है जब मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, यहां जाइए। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये होता है, ऐसी संस्थाओं से ये मिलता है जिनको इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव्ड कर रखा है कि आप अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड उसकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे और आप भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। जब आपके एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा तब इस खाते में जितना ब्याज सहित धनराशि होगी वो अपने एम्प्लॉय को आप पेमेंट करेंगे, तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड, प्रमाणित। किसने प्रमाणित करा है? इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स कमिश्नर ने प्रमाणित किया हुआ है उस संस्था को कि आप ये प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करें। तो उस प्रोविडेंट फंड को क्या कहा गया? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसका पैसा जब मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है, बस कुछ बातें हैं यहां पर, ये एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। बाकी इसकी कंडीशन में इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा चुका हूं। एग्जेम्प्ट होता है, बस क्या है, कुछ बातें हैं। एम्प्लॉय को 5 वर्ष कम से कम लगातार सेवा देते हुए समय बीत चुका हो एम्प्लॉयर के लिए, 5 वर्ष का समय बीत गया हो, फिर उसको मिल रहा हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एकत्रित धनराशि, तो एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, 5 वर्ष ना हुए हों तो एम्प्लॉय का स्वास्थ्य खराब हो जाए या व्यापार संकुचित हो जाए, व्यापार बंद हो जाए,
या एम्प्लॉय को रोजगार में रखना एम्प्लॉयर की सामर्थ्य से बाहर हो जाए, ऐसी कंडीशन मतलब रिट्रेंचमेंट हो जाए, ऐसी कंडीशन में अगर सेपरेशन हो रहा है तो 5 वर्ष ना भी हुए होंगे तो भी इसका पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। बात क्लियर? तो ये भी एग्जेम्प्ट होता है, ये भी हो गया। अब बात चलें इधर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसे संस्थान जिनको इनकम, ना तो वो गवर्नमेंट है और ना तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उनको अप्रूव्ड किया है कि आप अपने एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दें या प्रोविडेंट फंड दें, लेकिन उनके एम्प्लॉयर फिर भी चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये पेमेंट करें, तो वो अनरिकॉग्नाइज है, उनको किसी ने कहा नहीं लेकिन वो फिर भी पेमेंट कर रहे हैं। यहां जब धनराशि मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। क्या क्या? पहला पॉइंट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की सैलरी से जितना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कहां पर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, जाके सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जितना पैसा पड़ा है उस पर जितना ब्याज बना है वो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा? वो यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अब आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। ये कोई अच्छी बात नहीं है, एम्प्लॉय के लिए ये दुख की बात है। क्यों दुख की बात क्यों है? देखिए, अगर आप ये रिटायरमेंट के टाइम ना लेते, जैसे ही हुआ था प्रत्येक वर्ष का कैलकुलेशन करते जाते तो एम्प्लॉय बच जाता। एक एक बात को समझ लीजिए। पहले ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को जो इन्होंने एग्जेम्प्ट कहा, खाली बॉल बना रहे हैं, कोई एग्जेम्प्ट नहीं। मान लो एम्प्लॉय की सैलरी है 6 लाख रुपया और 10% वो कंट्रीब्यूशन करता है, तो ये 60,000 रुपये यहीं से तो गए। अब उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 5,40,000। सैलरी उसके हाथ में कितनी जाएगी? 5,40,000। 60,000 तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में चले गए, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कितने पर लगेगा? 6 लाख पे। तो काहे एग्जेम्प्ट यार, काहे बॉल बना रहे हो? एग्जेम्प्ट कहाँ है? जब आपने यहाँ पर 6 लाख पर लगा लिया है टैक्स, तो क्या लौट के यहाँ फिर आते टैक्स लगाने के लिए? डबल टैक्सेशन हो नहीं सकता है, इनकम टैक्स लॉ ऐसा कहता है। तो ये खाली बवाल होता है, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं होती है। कहाँ होती है? होती हो तो आप बताओ हमको। भाई ये सैलरी मिली एम्प्लॉय को, उसमें से ये उसने कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो ये तो उसको मिला ही नहीं। मिला उसको कितना? 5,40,000। तो आप 5,40,000 पर इधर टैक्स लगाते, फिर यहां पर कहते हैं हाँ एग्जेम्प्ट, तो मानते एग्जेम्प्ट। आपने टैक्स तो 6 लाख पे लगाया, तो ये डिडक्शन कहां दिया आपने? उसको डिडक्शन दी ही नहीं है, तो दोबारा टैक्सेशन नहीं लग सकता, इसलिए यहां पर आप एग्जेम्प्ट कहते हो, एग्जेम्प्ट नहीं होती है। तो ये तो बात ही खत्म। क्वेश्चन में कुल मिला के जाएंगे तो एग्जेम्प्ट कहेंगे, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होती नहीं है अगर बेसिक फंडाइज का समझोगे तो। ओके, ब्याज बचा, इसको आप इस हेड में नहीं ला रहे हो, आप लेके जा रहे हो दूसरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यहां एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल है। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन मान लो 60,000 रुपए किया वार्षिक, अगर आप इस पर टैक्स लगाते उसी प्रीवियस ईयर में जिसमें ये किया गया था, तो टैक्स कितने पर लगता? केवल 60,000 पर लगता। आपने ऐसा नहीं किया, इसको 20 वर्ष तक चलने दिया, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, ये कितना हो गया? 12 लाख रुपया हो गया। अब आपने उठा के एकदम से ये 12 लाख पर टैक्स लगा दिया। वैसे यहाँ कितने पर लगता टैक्स? 60,000 पे लगता। जब 60,000 पे टैक्स लगता तो उसका टैक्स मुश्किल से इस पर जो जाता वो 7-8 हज़ार रुपये के आसपास जाता, ठीक ना। जैसी उसकी सैलरी होती उसके हिसाब से जाता, मतलब उसकी सैलरी है हमारी 6 लाख रुपए, तो मतलब मुश्किल से इस पर जो टैक्स लगता वो 20% का लगता, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन जब यहाँ आ गया ना तो 30% तक चला गया, तो जितनी इधर रियायत दिए थे उतनी फिर उधर रियायत निकाल लिए आप, तो ये भी कोई रियायत नहीं होती है। मैं आपको बेसिक चीज इसकी बता रहा हूं, अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं वो बॉल बना रहे हैं खाली, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट कहा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है क्योंकि आपने पूरी वैल्यू पर पहले ही टैक्स लगा दिया है। इधर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को आपने फुल्ली टैक्सेबल कर दिया, वो भी कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूशन करता गया आप वैसे वैसे ही उसके ऊपर टैक्स लेते जाते, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती, प्रत्येक वर्ष में बढ़ जाती। आपने उसको एकत्रित होने दिया, अब ये देखो छोटा छोटा धनराशि यहाँ पर अगर एकदम से बड़ी धनराशि बन गई और उसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज कर दिया, तो बड़ा धनराशि, बड़ा अमाउंट तो यहाँ पर टैक्स में चला जाएगा। यहाँ जानते हो कितना टैक्स लगेगा? खाली 12 लाख की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए निकल जाएंगे, अगले 2.5 लाख पर लगेगा कितना? 5%, तो वो बनेगा 12,500 रुपया, ठीक ना। 5 लाख निपट गया, बचे अगले 5 पर लगेगा 20%, तो 1 लाख रुपए वो हो जाएगा। अगले 2 लाख पर लगेगा 30%, तो 60,000 रुपये ये हो जाएगा। इनके 1,20,000 में से इनको जो मिला हुआ है भैया 12 लाख रुपया, इस 12 लाख रुपए में से 1,72,500 रुपये टैक्स लग जाएगा इनके ऊपर। उसके ऊपर से हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का, मतलब 1,80,000 रुपये लगभग टैक्स दे मरेंगे ये। अगर यहाँ टैक्स लगता तो इतना नहीं होता। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को फंसाया गया है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर हमको लिख के आया कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय 4 लाख रुपए मिला, क्या मिला? 4 लाख रुपए मिला एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम, कुछ नहीं और कहा है। कैसे मिला है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रूविडेंट फंड का मिला है। तो ये मान लेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए इसका कंट्रीब्यूशन मानकर एग्जेम्प्ट कर देंगे, 2 लाख रुपए इसका कंट्रीब्यूशन मान करके टैक्सेबल कर देंगे। उस वैल्यू, अब हो सकता है कभी आपको कहे कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रूविडेंट फंड से एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए मिला है विद इंटरेस्ट। अब इसमें से इंटरेस्ट अलग कर पाओ आप? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे इंटरेस्ट इसमें से अलग। जब इंटरेस्ट को हम अलग नहीं कर सकते तो पूरी वैल्यू यहीं पे ले आएंगे। 5 लाख में से 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख टैक्सेबल। लेकिन फिर बदल दिया, 5 लाख मिले, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 60% है, एम्प्लॉय का 40% है, तो 5 लाख का 60%, 3 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, 2 लाख रुपया छूट जाएगा। कुल मिलाकर के एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट। बात क्लियर है आपको? तो इस तरीके से भैया प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन किया जाता है। उम्मीद है आपको प्रोविडेंट फंड बेहद आसानी से और बहुत ही आनंद के साथ में और पूरी जानकारी के साथ में समझ में आया होगा। जैसा भी समझ में आया है अपनी प्रतिक्रिया हम तक भी पहुंचाया करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। अब इसके बाद हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम तो जरूर करेंगे इस हेड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय।